एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 69 बीपीएससी के रिगार्डिंग। मतलब कि 69 बीपीएससी में अभी 40 डेज बच गए हैं, मतलब कि 40 दिन रह गए हैं। इस 40 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है और किस तरीके से हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं इस मिनिमम टाइम में। मतलब कि अब 40 दिन ही रह गए हमारे पास। और अगर आप लोगों ने स्टडी अच्छे से कर रखी है या फिर अभी आप लोगों की स्टडी बीच में है, तो आप इस वीडियो को देखें और समझें कि आखिर कैसे हम लोग इन 40 दिनों में अच्छे तरीके से बीपीएससी की तैयारी करें और एटलीस्ट प्रीलिम्स को हम लोग क्वालिफाई कर लें। जैसे कि आपको पता है कि सीट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और अब ऐसा टाइम आ चुका है कि डीएसपी के भी सीट्स जुट गए हैं। इसी के साथ साथ कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ साथ और भी एसडीएम के सीट्स भी बढ़ने वाले हैं 69 बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। मतलब कि आप यकीन मानिए कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होंगे तो आपके पास कुल मिला के 500 सीट्स हो जाएंगे एट द एंड। प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होंगे तब, यानी कि जब तक कि इसमें सीट्स बढ़ते रहते जब तक कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट ना आ जाए। आई थिंक प्रीलिम्स का रिजल्ट ड्यू है नवंबर में कहीं पे, क्योंकि दिसंबर में तो इसका मेंस ही है। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है। इस कम टाइम को कैसे यूटिलाइज करें इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो पे तो हम बीपीएससी के जो कोर टॉपिक है, जो कि आगे आने वाले स्लाइड में हम बात करेंगे जिसके बारे में, उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। कोर टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाएंगे। उसी के साथ साथ हम आपके सामने क्लासेस लेकर आएंगे, जैसे कि बिहार का जलवायु मतलब क्लाइमेट्स ऑफ बिहार। उसी के साथ साथ बिहार की ज्योग्राफी भी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि रिवर्स पे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। इसी के साथ साथ बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है बिहार के जो माउंटेनस रीजन है, जैसे कि कैमूर के साइड का रीजन या फिर पश्चिम चंपारण के साइड का रीजन, वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है बीपीएससी में। उसी के साथ साथ बीपीएससी आपसे पूछता है सॉइल से रिलेटेड, मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछता है कि कहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसी के साथ साथ बीपीएससी आपसे पूछता है मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन कि कहाँ से मिनरल्स किस क्षेत्र में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। मिनरल्स के बाद अगर हम बात करें तो बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस तरीके का इंडस्ट्री बिहार के कौन से एरिया में एस्टेब्लिश है। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, इसको किसी खास टॉपिक से हम लिंक नहीं कर सकते। ऐसे ज्योग्राफी में मोर और लेस बोल देते हैं। फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर माउंटेन से पूछ दिया गया था ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ पाया जाता है, गंधकुट पर्वत कहाँ पाया जाता है, या फिर जो हॉट स्प्रिंग्स है कोल्ड स्प्रिंग्स है, इससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ये वाला जो झरना है, ये वाली जो झील है, ये वाले वाटरफॉल है, कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको इन सारों पर बहुत ही अच्छी नजर रखनी होगी, जो कि हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेकर आएंगे वीडियो इसके रिगार्डिंग। चलिए आज हम समझते हैं कि आखिर इस बचे हुए समय को कैसे यूटिलाइज करें और हम अपना मैक्सिमम आउटपुट कैसे दें इस बीपीएससी के एग्जामिनेशन। जब आप 30 सितंबर को जब आप पेपर दे रहे होंगे, तो आप जब पेपर दे के बाहर निकलेंगे, आई थिंक 2 से 4 बजे के बीच इसका पेपर होता है। जब आप 4:30 में बाहर निकलेंगे तो आप इंश्योर हो जाएंगे कि आप इस बार का मेंस लिख रहे हैं और आप पूरे मन के साथ आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि मेंस के लिए भी आपको ज्यादा समय नहीं दिया गया है। अगर 1 अक्टूबर से अगर आप मेंस की तैयारी भी करते हैं, जस्ट अ मिनट, अगर आप 1 अक्टूबर से मेंस की तैयारी भी करते हैं तो आपके पास अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर का पूरा महीना 90 डेज आपको मिल रहे हैं। इस 90 डेज में आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ऑप्शनल गया नहीं है कहीं। मैं आपको बता दूं ऑप्शनल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी बात हुई है स्टूडेंट्स, उनका ये कहना है कि ऑप्शनल की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स 68 में भी डिस्क्वालीफाइड हो गए, क्योंकि उन्होंने ऑप्शनल को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लिया था। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप इस डिलेमा में रहें कि आप एग्जामिनेशन में मतलब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, तो उसके बीच आपका अच्छा खासा समय निकल जाएगा। मतलब समझ लो कि 30 डेज तो आपका ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट लगभग 30 या आजकल बीपीएससी काफी फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, यूपीएससी को बहुत ही पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि 45 डेज के अंदर वो रिजल्ट दे देता है। आपके 45 डेज इसी उधेड़-बुन में निकल जाएंगे कि आप प्रीलिम्स का हिस्सा हो या फिर मेंस लिखने वाले स्टूडेंट का हिस्से हो या फिर नहीं हो। खैर, अब आते हैं कि 40 डेज के यूटिलाइजेशन पे हम क्या कर सकते हैं, आगे के स्लाइड पे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पता होगा, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, इसके रिपीटेशन से मैं बचना चाहूंगा। और जैसे कि आप जानते होंगे कि बीपीएससी में कुछ कोर एरिया है, उस कोर एरिया से अभी तक 68th बीपीएससी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब कि उस एरिया से हर साल
बीपीएससी, या फिर हर साल तो नहीं, बीपीएससी अब ऐसा कर रहा है कि एक साल में 2-2 एग्जाम्स ले रहा है, तो हर एग्जाम में, हर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस एरिया से तो जरूर पूछे जा रहे हैं, उस एरिया को जरूर टच कर रहा है बीपीएससी। उसी के साथ साथ बीपीएससी आपसे पूछ रहा है कि उससे रिलेटेड, उस एरिया से आपको मिनिमम क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कोर टॉपिक की, तो सबसे पहले साइंस, उसके बाद करेंट अफेयर्स। इस करेंट अफेयर्स में बिहार का भी करेंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, और उसी के साथ साथ कौन सा करेंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के भी करेंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। उसी के बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं बीपीएससी में। और इस हिस्ट्री के क्वेश्चन में फिर से मैं बताऊं आपको, इस हिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या पूछे जाते हैं, इस हिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपको बिहार के भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस और नेशनल हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ बिहार के स्पेशल, इसको मैं बीए लिख देता हूँ, ये जो 4 एरिया है जिसको कि कोर एरिया मानते हैं, ऐसा बीपीएससी ने अनाउंस नहीं किया है कि इसको कोर एरिया मानता है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे कोर एरिया माना जाता है। खैर मैं इस चीज को ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आपने इस पे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देख चुके होंगे। आज मैं कुछ और नई बातें करने आया हूँ आपके सामने। इसी के साथ एक और कोर एरिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। और वो कोर एरिया कौन सा है, उस कोर एरिया का नाम है मैथ्स। मतलब मैथ्स के 10 क्वेश्चन, इस बार तो इस पे ही मैं बात करूंगा कि जो 68th का पेपर हुआ था, उस बार कोर एरिया का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिल गया था, क्योंकि अब कोई कोर एरिया बचा नहीं है। अब वो किसी भी थीम को रिपीट तो कर रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें अब मैं बारी बारी से अगर मैं बात करने लगूं कि इस 5 जो कोर एरिया है, इससे कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 5 कोर एरिया से अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि साइंस से कुल मिला के वो क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी आपसे 30 के आसपास। वही करेंट अफेयर से भी 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री से तो 25 से 30 क्वेश्चन इंक्लूडिंग बिहार वो पूछ ही रहा है 30 क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन लेता हूँ, तो मतलब आप मान के चलिए कि जो बिहार स्पेशल के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है बिहार स्पेशल से करीब करीब 23 से 25 के आसपास, और मैथ्स का तो 10 क्वेश्चन फिक्स है। लेकिन हुआ क्या है, इस मैथ्स के 10 क्वेश्चन के बारे में स्पेशली बात करूंगा आपसे, करना चाहूंगा आपसे। उसी के साथ साथ अगर मैं इसको काउंट करूं 30 कितने हो गए 90, और इससे मोर अराउंड 10 क्वेश्चंस 90 और 10 100 और 123 क्वेश्चंस पूछ दिए जा रहे हैं इसी 4 टॉपिक से। और इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, उसमें से आपसे पूछा जा रहा है इन 4 कोर टॉपिक से 123 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन 4 टॉपिक से। तो अगर आप इन 4 टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके सामने क्या हो जाएगा कि क्लैरिटी हो जाएगी। और आपको पता है कि बदले हुए पैटर्न में जब से एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है, तब से कट ऑफ बहुत ही तेजी से नीचे गिरा है। और अभी 92 कट ऑफ था जनरल का, मतलब ये कि अगर आप 92, अगर आप 95 या फिर 100 पे टारगेट लेकर चलते हो तो आपका करेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं कुछ ऐसे भी स्ट्रीम्स की जो कि काफी ही ज्यादा पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, अगर आप उसमें भी कमांड कर ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वो टॉपिक कौन से हैं, काफी ही ज्यादा इजी किस्म के टॉपिक माने जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पॉलिटी से। पॉलिटी के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी से। ये 3 टॉपिक बच गए थे। इन 3 टॉपिक से कुल मिला के वो क्वेश्चन पूछते हैं 27 से लेकर 30 के आसपास। और इसमें आपको पढ़ना चाहिए, जो कि मैं आपको बोलूंगा कि 10 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं किससे, पॉलिटी से। और अगर ये 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं तो इसमें से कुल मिला के कुल मिला के आपको 8 क्वेश्चंस काफी इजी नेचर के होते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, तो बचे हुए जो 17 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन है, इसमें से इकोनॉमिक्स से कुल मिला के 12 से 13 प्रश्न, और उसी तरीके से 10 के आसपास 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से।
और 12 से 13 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं उनमें से करीब करीब मेरा जो एनालिसिस रहा है वो 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, और 4-5 क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट प्लस आप करंट अफेयर्स मान सकते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 से 9। बाकी जो 3-4 जो छिटपुट सवाल हैं जो कि हर बार पूछ देता है, नाबार्ड का काम क्या है, 2 बार तो लगातार उसने ये पूछ दिया कि आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है। इसी के साथ साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बार जैसे कि उसने पूछा है कि एलपीजी रिफॉर्म्स में कौन कौन से फायदे थे, कौन कौन से नुकसान थे, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ देते हैं वो लोग। पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीआरआई से तो क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछता है आपसे। और इसी के साथ साथ वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछ देंगे वो लोग, और इसके साथ वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछेंगे, और एक दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछता है हर साल। तो इसके साथ साथ अगर आप एक ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में उसका सिंपल सा है, कुछ क्वेश्चंस वो बिहार से पूछ देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो हॉट स्प्रिंग्स, कोल्ड स्प्रिंग्स, माउंटेन्स, स्वैल्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चंस होता है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है बिहार में फिलहाल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वो कुंड बहुत पूछता है, मतलब कि कुंड इज अ प्लेस लाइक पॉन्ड, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा सा वाटर बॉडी होता है। इस तरह के क्वेश्चन उससे वो पूछ सकता है, या फिर कुछ करंट में कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जैसे कि कुशेश्वर स्थान पूछ सकता है, ये किस जगह पे है, कावड़ लेक, जो कावड़ ताल जो लेक है ये कहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको बीपीएससी के द्वारा। ये तो खैर बात हो गई इसकी कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह के स्टडी मटेरियल को फॉलो करना चाहिए बच्चे के दिनों में। देखिए बात ऐसी है कि आपको मार्केट में 2 तरह की चीजें अभी चल रही है। पहली बात ये कि लोग बोलेंगे कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, और कुछ कन्वेंशनल बुक को फॉलो करने को बोलते हैं। अब बदले हुए पैटर्न पे दोनों लोग सही हैं, लेकिन हमको एक डिप्लोमेटिक रास्ता चुनना होगा, एक बीच का रास्ता निकालना होगा। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी दोनों मध्यम मार्ग की बात करते थे, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रहने की बात नहीं करते थे। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि हमें मध्यम मार्ग निकालना होगा, बीच का रास्ता निकालना होगा। तो मैं बोलूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स में स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, जेसी लियोंग, इस तरह की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें। मैं एनसीईआरटी को बेसिक बुक नहीं मानता। एनसीईआरटी अपने आप में एक स्टैंडर्ड बुक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी कोई बेसिक बुक नहीं है, एक स्टैंडर्ड बुक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं कन्वेंशनल बुक की बात करूं तो आपको क्राउन या फिर लुसेंट में से कोई एक किताब अच्छे से पढ़नी होगी। इसी के साथ साथ आपको पढ़ना चाहिए घटना चक्र, घटना चक्र को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बिकॉज घटना चक्र में मतलब अब तक के लगभग 40 इयर्स के पूछे हुए सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और थीम तो लगभग रिपीट हो ही जाती है। तो अगर आप घटना चक्र को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से क्वेश्चंस को वो फ्रेम करता है, और कौन से ऐसे थीम है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ जाएंगे। मतलब कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसके द्वारा, बीपीएससी के द्वारा। और उसमें से अगर मैं 30 क्वेश्चन करंट के निकाल दूं तो आपके पास बचते हैं 130 क्वेश्चंस। और इन 130 क्वेश्चंस में से आपको बताने हैं, आपको 130 में से लगभग 70 के आसपास क्वेश्चंस इन दोनों सोर्स से आ जाएंगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूं। अगर आपको इस बात से पे भरोसा नहीं है तो ऐसी बात नहीं कि क्राउन या घटना चक्र हाल में लिखी हुई किताबें हैं, या फिर लुसेंट, ये किताबें बहुत पहले लिखी गई। आप 68 के पेपर को निकाल कर देख सकते हैं, हूबहू क्वेश्चंस वहां से पूछ दिए गए हैं। तो अगर आपका 70 क्वेश्चंस यहाँ से मिल रहा है, अगर आप 70 में से अगर आप
65 भी करेक्ट कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर पे आ जाते हैं। और बचे हुए क्वेश्चंस को आप क्या कर देंगे, एनसीईआरटी के साथ लिंक करेंगे। और एनसीईआरटी के साथ मैं करंट पे भी आऊंगा कि करंट का क्या अप्रोच होना चाहिए और करंट को कैसे हम पढ़े। अगर आप एनसीईआरटी में भी सारी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। एनसीईआरटी आप जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, और जियोग्राफी भी आपको कौन सी किताब पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ कि जियोग्राफी में आपको पढ़नी है, जियोग्राफी में भी आपको 11th की जो 2 बुक्स होती हैं कौन कौन सी, मैंने इसी चैनल पे कौन सी एनसीईआरटीज किस चीज के लिए पढ़नी है एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो 11th क्लास का फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का बुक पढ़ लें क्योंकि 68th में उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी में अगर आप चाहें तो 6th क्लास की, 7th क्लास की और 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा और कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पॉलिटिक्स तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया है। और 11th के अलावा आपको कोई भी ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये हो गया हमारा जो स्टैटिक का जो पोर्शन था उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे। उसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास क्या अप्रोच होना चाहिए, तो करंट अफेयर्स के लिए जो अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अब हम करंट अफेयर्स की बात कर लें। देखिए मार्केट में बहुत सी मैगजीन्स है और सारी मैगजीन्स अच्छी है, कोई भी मैगजीन खराब नहीं होती, लेकिन आपको कोई भी 2 मैगजीन्स को पकड़ना चाहिए। मैं किसी भी मैगजीन का नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं कि जितने भी मैगजीन्स पॉपुलर हैं मार्केट में उनमें से आप 2 मैगजीन्स को पकड़ेंगे। उन 2 मैगजीन्स को कम से कम 3 टाइम्स आप उसे पढ़ेंगे। जैसे ही आप 3 टाइम्स उस मैगजीन्स को पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है, उसी मैगजीन्स के पीछे में अराउंड मतलब जो लास्ट के जो 7-8 पेजेस होते हैं अराउंड 500 एमसीक्यूज वो दे रखा है, उन्होंने खुद दे रखा है। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 500 एमसीक्यूज को आप पढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे आप इस 500 एमसीक्यूज को पहले आप टिक करेंगे और उसके बाद सारे एमसीक्यूज को पढ़ लेंगे, आपके पास 1000 एमसीक्यूज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। जैसे आप इसको कर लेते हैं तो आपका मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि 30 या फिर 35 क्वेश्चन में से आपका मिनिमम, अगर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 27 तो करेक्ट होगा ही, अगर 35 पूछा जाता है तो 32 तो करेक्ट होगा। मतलब यहाँ भी आप एक सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे। और वहां जैसे कि मैंने आपकी बात करी कि 70 क्वेश्चंस फ्रॉम लूसेंट ग्राउंड प्लस घटना चक्र, और अगर आप इसमें 32 को और ऐड कर दें तो 102 स्कोर तो आपका इधर ही हो रहा है। अगर इसमें नेगेटिव भी काट ले तो 100, जो कि बहुत ही सेफ स्कोर है और आप इजिली प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए सीट्स कम है, ऐसे सिचुएशन में आपको प्रीलिम्स के लिए फाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप मेंस में क्या ही जाएंगे। तो आप प्रीलिम्स में 100 मार्क्स ला सकते हैं इस स्ट्रेटजी को अपना के। अब हम लास्ट में बात करेंगे टेस्ट पेपर के बारे में, क्या भी हम लोगों को कौन सा टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए। देखिए टेस्ट पेपर का ऐसा है ना कि मैं तो बोलता हूँ कि टेस्ट पेपर को करने से अच्छा है कि आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करें। उसके बाद यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ही कर लिया होगा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को करें और उसी के साथ साथ आपको आरएएस के भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और एमपी पीसीएस के भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आप क्या करेंगे कि करंट के क्वेश्चंस को हटा के और जो उस स्टेट का जो स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं उनको हटा के आप उन बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जब आप इतना कर लेंगे तो आप अपने मन की तसल्ली के लिए फुल लेंथ टेस्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ सेक्शनल टेस्ट नहीं, फुल लेंथ टेस्ट FLT आप लगाएंगे। किसी भी कोचिंग का लगा लीजिए, XYZ का लगा लीजिए, क्योंकि सबका जो टेस्ट होता है वो लगभग अच्छा ही होता है जो मार्केट में चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा है तभी लोग खरीद रहे हैं। आप इस बहस में ना पड़े कि कौन बेहतर है, कौन खराब है, कौन बढ़िया है। आपको FLT कितना लगाना है, मैं बोलूंगा कि सितंबर के महीने में आप 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच कभी भी आप इस FLT को लगाए। 10 के बाद 10
ज्यादा लेट ना करें, 10 से पहले ही किसी भी हाल में आप इस FLT को कर लें। इस FLT को आपको 3 FLT ही लगाने हैं, ज्यादा नहीं। 3 FLT लगाएंगे। अगर आप देखेंगे कि फुल लेंथ टेस्ट जैसे ही आप लगाते हैं, आप दूसरे कोचिंग से कंपेयर करते हैं तो क्वेश्चन रिपीट होने लगता है। आखिर वो लोग भी क्वेश्चंस कहां से लेकर आते हैं? इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाकर लाते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। अगर आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लें और थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने सोर्स में जाके उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ लें, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 150 में जो कोचिंग वाले बनाते हैं फुल लेंथ टेस्ट, 150 में आप इजीली, अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है, तो 130 to 135 क्वेश्चंस आप कर देंगे। तो इनके पास भी क्वेश्चन कहीं से फॉर्म नहीं करते, कहीं से बनाते नहीं है, बस प्रीवियस ईयर से ही उठाते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। तो ये हुआ अपना पूरी स्ट्रेटजी कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आगे की तरफ हमको वे फॉरवर्ड ले जाना है। तो इसमें लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही समझा कि हम किस तरीके से इसको करेंगे और कहां तक किस तरीके से हम इसको फाइनली हमारा जो एंड गेम है, हमारा जो D-Day है जिसको बोलते हैं, वो है किस तारीख को? 30 सितंबर को। तो इस दिन तक हमारा किस तरीके, सॉरी मैंने सितंबर का स्पेलिंग गलती लिख दिया, मैं फिर से लिखता हूँ। तो इस तारीख तक हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें और अपना लगभग सिलेबस कंप्लीट करना एक मिथ है, कभी भी किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है। आप अगर 5 साल भी तैयारी कर ले, फिर भी आप एग्जामिनेशन के दिन आप यही फील कर रहे होंगे कुछ ना कुछ तो रह गया, और हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप इन चीजों को फॉलो करें। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं एक एक टॉपिक बाइफरकेट करके आपके सामने लेकर आऊंगा BPSC के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।